शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। अजित पवार ने कहा है कि बीजेपी का ही होगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर असमंजस का दौर खत्म हो गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आजाद मैदान में नई सरकार शपथ लेगी। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल में नेता का चुनाव होगा। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। पालघर से बीजेपी के सांसद हेमंत सवारा ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार ने भी कहा है कि दिल्ली की बैठक में ही तय हो गया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा। भाजपाचा मुख्यमंत्री हुई तो ही निर्णय झाला। सरकार बनाने में हो रही देरी के सवालों पर अजित पवार ने कहा कि 1999 में 1 महीने बाद सरकार बनी थी। महायुति में सब ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र में शपथ की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी के फॉर्मूले को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ सतारा में एकनाथ शिंदे बीमार हो गए हैं। 2 दिन पहले सतारा गए एकनाथ शिंदे बीमार हो गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक शिंदे को वायरल है। डॉक्टर्स के मुताबिक शिंदे को ठीक होने में अभी 2 दिन का वक्त लग सकता है। अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है। कल से 2 दिन हो गए। थोड़ा एंटीबायोटिक रहता है और दूसरा कुछ रहता है, वो दिए। महायुति की बैठक के लिए मुंबई में शिंदे का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच शिंदे कैंप ने साफ कहा है कि अगर उन्हें सीएम नहीं डिप्टी सीएम की पोस्ट मिलती है तो गृह मंत्रालय भी मिलना चाहिए। गृह मंत्री पद तो हमको चाहिए, ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन ये सब बातों का निर्णय मंडे के बाद होगा। बीजेपी डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे के जवाब का इंतजार कर रही है। इसी बीच उद्धव गुट ने शिंदे पर निशाना साधा है। मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे, याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? महायुति में चल रही सियासी सरगर्मी के बीच आज शरद पवार के गुट वाली एनसीपी की बैठक होगी। बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर चुनाव से पहले राजनीति गर्म है। अब वसूली के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आज बालियान की कोर्ट में पेशी होना है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी एफआईआर नंबर 191-23 में हुई है। ये एफआईआर 2023 में दर्ज हुई थी। जांच में नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद बालियान को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने की चर्चा हो रही है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर कपिल सांगवान विदेश में बैठकर अपना गैंग चलाता है, वहीं से एक्सटॉर्शन का रैकेट भी चला रहा है। मैंने कहा है जी मुझे मिलवा दो, या मुझे ये जानकारी दे दो कि स्टेटस क्या है, एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो। कुछ बताने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेश बालियान और कपिल सांगवान की बातचीत का ऑडियो जारी किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नरेश बालियान वसूली करवा रहे हैं। पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नरेश बालियान ने एक्स पर पोस्ट लिखकर ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया था। बालियान ने कहा था कि झूठी ऑडियो क्लिप फैलाने वालों पर केस दर्ज कराएंगे। अब देखिए, नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर लगातार सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को परेशान करने के लिए पुलिस ने बालियान को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में वसूली गैंग चला रही है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि जिस ऑडियो को लेकर बालियान को गिरफ्तार किया गया है वो फर्जी है। अमित शाह जी खुद अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को परेशान करने में लग गए। बीजेपी ने बालियान की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता वसूली का रैकेट चला रहे हैं। देखिए, हम बता रहे थे कि वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। पूरे उत्तर नगर के नंबर गैंगस्टर्स को शेयर करते थे, फोन करवाते थे और पैसा वसूला करते थे। मेरी जानकारी के हिसाब से पुलिस उस जांच को बढ़ा रही है। बीजेपी ने बालियान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को कोर्ट जाने की चुनौती दी है।
बीजेपी ने कहा है कि अगर ऑडियो फर्जी है तो बालियान और आम आदमी पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जाते। और देखिए, दिल्ली में एक और मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। दरअसल दिल्ली में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर कुछ फेंका गया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के सावित्री नगर इलाके में अरविंद केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे, तभी भीड़ में खड़े एक शख्स ने केजरीवाल पर गिलास से कुछ फेंक दिया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की पिटाई कर दी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश थी। उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। पुलिस ने आरोपी अशोक झा को हिरासत में ले लिया है। सीएम आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने आरोप लगाया है कि अशोक झा बीजेपी का कार्यकर्ता है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अशोक झा बस मार्शल था और केजरीवाल से नाराज था। झूठ बोलती हैं आतिशी मार लेना। वो अशोक झा है, खानपुर डिपो का बस मार्शल था, जिसको अरविंद केजरीवाल के एक साइनर नौकरी से निकाल दिया था। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बगैर इजाजत पदयात्रा निकाली थी। पुलिस अशोक झा से अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। और अब देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एक बार फिर ईवीएम विपक्ष के निशाने पर है। आज कांग्रेस के नेता उदित राज ईवीएम हटाओ रैली करने वाले हैं और इस रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में उदित राज के नेतृत्व में ईवीएम हटाओ रैली हो रही है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ के बैनर तले हो रही इस रैली में जाति जनगणना और वक्फ बोर्ड को बचाने की मांग भी की जाएगी। रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 2 बजे रैली में भाषण देंगे। रैली हम ईवीएम हटाने के लिए कर रहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए संविधान बचाने के लिए और वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ईवीएम के खिलाफ पुणे में शुरू हुआ बाबा अढ़ाव का आंदोलन जारी है। बाबा ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। बाबा अढ़ाव से मिलने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अजित पवार पुणे पहुंचे। गड़बड़ी चली है ना, जो मैं कहता हूँ उसमें कोई शक करने के लिए है, शक तो होता है, मुझे भी है। ईवीएम पर चल रहे विवाद के बीच पंढरपुर के मरकटवाड़ी गांव के लोगों ने टेस्ट वोटिंग करवाने का ऐलान किया है। भुवनेश्वर में चल रहे डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज आखिरी दिन। आज पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही सम्मेलन का समापन होगा। 3 दिन के डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के आखिरी दिन आज पीएम मोदी का संबोधन होगा। दूसरे दिन सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे। दूसरे दिन सम्मेलन में पीएम की मौजूदगी में क्राइम कंट्रोल और बॉर्डर सुरक्षा प्रेजेंटेशन भी दिया गया। कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों, शहरी पुलिसिंग और दूसरे अपराधों को रोकने पर चर्चा हुई। दूसरे दिन पीएम मोदी ने अधिकारियों से सुरक्षा चुनौतियों पर नए आइडियाज साझा करने के लिए कहा। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून के अलावा नारकोटिक्स पर भी चर्चा हुई। आज पीएम मोदी के संबोधन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी को देखते हुए भुवनेश्वर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ आज हिंदूवादी संगठनों की महापंचायत है। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लगाई है। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। हिंदूवादी संगठनों के महापंचायत के दौरान उत्तरकाशी में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस सड़क पर उतर आई। आज महापंचायत को देखते हुए उत्तरकाशी के चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लगा दी गई है। उत्तरकाशी प्रशासन ने महापंचायत के लिए शर्तें तय की हैं। प्रशासन ने कहा है कि महापंचायत में हेट स्पीच नहीं होगी, रैली नहीं निकाली जाएगी, ट्रैफिक को नहीं रोका जाएगा, धार्मिक भावना नहीं भड़काई जाएगी। इन तमाम शर्तों के बीच महापंचायत करने वाले संगठनों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। कि वो मस्जिद नहीं है, ना मस्जिद का कोई ढांचा है, वो ना मस्जिद का स्वरूप है, एक घर है वो। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में 55 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि आरटीआई में खुलासा हुआ है
कि मस्जिद के नाम फ्री होल या पट्टा आवंटन की जमीन नहीं है। वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि 1969 में जमीन खरीदकर मस्जिद बनाई गई थी। तो वहीं संभल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई न्यायिक आयोग की टीम आज संभल पहुंचकर जांच अपनी शुरू करेगी। बता दें कि मुरादाबाद में आयोग ने अधिकारियों से संभल हिंसा पर जानकारी ले ली है और प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी है। न्यायिक आयोग आज सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच जामा मस्जिद पहुंचेगा। आयोग की टीम आज हिंसा वाले इलाके में जाकर जांच भी करेगी। 3 लोगों के न्यायिक आयोग ने शनिवार को मुरादाबाद में अधिकारियों से मुलाकात की। संभल जिला प्रशासन ने बाहरी लोगों के जिले में प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इस रोक को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा है। हिंसा को लेकर भी अखिलेश यादव और कमिश्नर आंजनेय कुमार के बीच एक्स पर शायरी में वार पलटवार हुआ। अखिलेश यादव ने आंजनेय कुमार सिंह का वीडियो अटैच कर एक्स पर लिखा है कि झूठ को सच की मीठी चाशनी में लपेटकर खिलाने वाले आईने में कितना शर्मिंदा होंगे अपना फर्ज न निभाने वाले। जवाब में आंजनेय कुमार ने लिखा है कि नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर से एक्स पर लिखा, जो अपने गुनाह पर शायरी का पर्दा डालते हैं वो सच में है कितने गुनहगार खुद भी जानते हैं। बदायूं के जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में अब 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। विवाद से भड़के ओवैसी ने कहा कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। कोर्ट में जामा मस्जिद इंतजामिया समिति ने अपना पक्ष रखा। मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, न ही हिंदू महासभा को वाद दायर करने का कोई अधिकार है। इन्हें वाद कारण भी प्राप्त नहीं है कोई, और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो पाई, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर तय की गई है। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। जामिया कमेटी की ओर से अनवर आलम की बहस हुई थी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद फिर हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर विवाद पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को एआई के साथ ही एचआई यानी हिंदू इंटेलेक्चुअल पर फोकस करना चाहिए। एचआई की बहुत जरूरत है। तो वहीं देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ आज इस्कॉन दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना सभाएं करेगा। और इसी बीच बांग्लादेश में इस्कॉन के एक और सेंटर पर तोड़फोड़ की खबर सामने आई। इस्कॉन से जुड़े श्यामदास प्रभु को भी चटगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और मंदिरों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ इस्कॉन ने आज शांति दिवस मनाने का ऐलान किया है। आज दुनिया भर के इस्कॉन सेंटर्स में बांग्लादेश में शांति के लिए प्रार्थना होगी। विश्व के में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं वहां पर जाकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। राधा रमन दास ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि भैरवगढ़ में इस्कॉन सेंटर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। वहीं इस्कॉन से जुड़े एक और संत श्यामदास प्रभु को भी बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। श्यामदास प्रभु जेल में चिन्मय कृष्णदास से मिलने के लिए गए थे। इन गिरफ्तारियों और विवाद के बीच यूनुस सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आरएसएस ने बांग्लादेश सरकार को घेरा। आरएसएस ने हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को तत्काल जेल से रिहा करने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दो टूक कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान की बड़ी बातें आपको बताते हैं। हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद हो, चिन्मय कृष्णदास की रिहाई जल्द हो। बांग्लादेश सरकार मूकदर्शक बनी है। भारत सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखे। हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार चिंताजनक है।
चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। बांग्लादेश पुलिस ने 25 नवंबर को देशद्रोह के आरोप में चिन्मय प्रभु को चटगांव से गिरफ्तार किया और स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान सरकार धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी। कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। बिल में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 विधानसभा में पेश किया जाएगा। बिल में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल में डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। नाबालिग या SC/ST का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। हमारे राजस्थान प्रदेश में और हिंदुस्तान में ये सबका संवैधानिक अधिकार है। वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को माने, धर्म की पालना करे, पूजा पद्धति अपनावे। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है तो इसे लव जिहाद माना जाएगा। लव जिहाद के मकसद से की गई शादी को बिल में रद्द करने का प्रावधान है। और अब खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने फिल्मी अंदाज में भाग रहे तस्करों को धर दबोचा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई जो कि हैरान कर देने वाली हैं। आपको दिखाते हैं। कुछ इसी अंदाज में तस्कर नारकोटिक्स विभाग की टीम को चकमा देकर फरार होने की कोशिश में थे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें एक टोल प्लाजा की हैं। नारकोटिक्स की टीम को खबर मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी में तस्कर मध्य प्रदेश से राजस्थान के बीकानेर नशे का सामान ले जा रहे हैं। तुरंत एक टीम बनाई गई। टोल प्लाजा के पास नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को बोलेरो गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। सामने एक गाड़ी भी लगा दी गई, लेकिन खुद को घिरता देख तस्करों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। पहले गाड़ी पीछे कर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे गाड़ी खड़ी थी। इसके बाद सामने से भागने लगे, लेकिन सामने खड़ी गाड़ी ने रास्ता रोक दिया। तस्करों ने गाड़ी में टक्कर मार दी और उतरकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी वहां मुस्तैद नारकोटिक्स विभाग की टीम ने उन्हें धर दबोचा। तस्करों के पास से 911 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है और बोलेरो गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। 12 लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। पूरा मामला क्या है, देखिए 60 सेकंड में। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव नेशनल पार्क में चांदपाठा झील पर ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई। सिंधिया ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन किए बगैर लौट आए। सिंधिया को मधुमक्खियों से बचाने के लिए मौके पर तैनात अफसरों ने घेरा बनाया। रुमाल और तौलिए से ढककर उनका बचाव किया गया। अचानक हुए मधुमक्खियों के इस हमले से अफरा तफरी मची। मौके पर मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। मधुमक्खियों ने 12 लोगों को काटा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को शूट करने और सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर ड्रोन उड़ाया जा रहा था। ड्रोन की आवाज और हवा के चलते मधुमक्खियां भड़क गई थी।